हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी उस पार प्रिय तुम हो। कर्नल गौरव चौहान के जन्मदिन पर हर साल इसी तरह की दावत दी जाती है। जब से वे फ़ौज से रिटायर हुए हैं और सैनिक नगर की अपनी कोठी में आए हैं, अब वे 70 के हो चुके हैं। हालांकि डायबिटीज़ उनकी रग रग में धीमा जहर बनकर पैबस्त है, लेकिन दिखते वे वैसे ही रुआबदार हैं। गोरे दमकते चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें उनके सदाबहार ठहाकों के दौरान फूल पर पंख फड़फड़ाती तितली की तरह फड़कती है। दावत का इंतज़ाम भी हर साल की तरह इकबाल और खुशवंत की पत्नियों ने किया है। इकबाल और खुशवंत उनके बेहद लाडले फौजी हैं, जो हर वक्त कर्नल की और जब तक कर्नल के माता पिता जिंदा रहे उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। दोनों की पत्नियों ने कर्नल की पसंद का डिनर तैयार किया है और फौजी जवान दौड़ दौड़ कर मेहमानों को शराब सर्व कर रहे हैं। एक विदेशी ब्रांड की ऐसी शराब थी जो हलक को जलाते हुए पेट में उतरती थी। कर्नल ने उसका नाम धमाका रखा था। उनकी बटालियन बॉर्डर पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए धमाके करती थी तो देर तक आसमान जलता हुआ नजर आता था। बैंड की धुन पर फौजी घरों की लड़कियां तो नाच ही रही थीं, ऑफिसरों की पत्नियां भी थिरक रही थीं। आसपास का शोर अचानक बैंड के रुकते ही थम गया। सबके गिलास भी हाथों में ठिठक गए। खबर थी कि पिछली रात एक पायलट कारगिल क्षेत्र के फौजी कैंपों में रसद पहुंचाते हुए खराब मौसम के कारण हवाई दुर्घटना में मारा गया। वैसे भी कारगिल, ट्रास, मुस्की, बटालिक, नुब्रा आदि क्षेत्रों में शांति के दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से अकारण गोलाबारी होती रहती है। एक ना एक फौजी जवान शहीद होता ही रहता है। सेना और आतंकवादियों की झड़पें भी चलती रहती हैं। माहौल में मुर्दनी छा गई। सबने अपनी जगह खड़े होकर पायलट को श्रद्धांजलि दी। कर्नल शून्य में ताकते रहे। यही है ज़िंदगी की हकीकत। कोई युद्ध में सीमा पर शहीद होता है, कोई जीवन संग्राम में हर पल लड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता। जैसे सबा की याद और गमनी माहौल ने कर्नल को बेचैन कर दिया। घबराकर उन्होंने बैंड की ओर इशारा किया। बैंड फिर बजने लगा। दावत में रौनक बिखरने लगी। कर्नल पेग हाथ में लिए खिड़की के पास आ खड़े हुए। बगीचे में रात रानी महक रही थी। रात रानी के फूल सबा को बेहद पसंद थे। उन्होंने सबा के जज्बातों को जमाने के कटीली जाल में उलझा दिया है। वे गुनहगार हैं सबा के। खुद को नकारने से क्या सबा के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की इतिश्री हो गई? क्या फ़ौज में जाना ही इसका विकल्प था? मन मसोस उठा उनका। उन्होंने पूरा पैग एक ही सांस से हलक में उड़ेल लिया। भीतर तक चीरती आग ने उन्हें दबोच लिया। सबा से उनके जुनूनी इश्क के किस्से उन दिनों कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के बीच चर्चा का विषय थे। सबा सहमी सी रहती थी। घर वालों को पता चला तो मेरे टुकड़े कर डालेंगे। गौरव, तो तुम मरने से डरती हो? फिर मेरी ओर कदम क्यों बढ़ाए? क्यों चलने के लिए तलवार की धार को चुना? गौरव ने बेहद शिद्दत से कहा। मैं मरने से नहीं डरती गौरव, मैं तुम्हारे लिए डरती हूँ। हमारा इश्क कहीं हमारे परिवारों की बर्बादी का कारण ना बन जाए। मुझ पर भरोसा करो सबा, उन्हें हमारे रिश्ते को मानना ही होगा। कहते हुए लड़खड़ा गए थे गौरव के बोल। अपने पापा को वो जानता है, वे शायद ही हाँ कहें। हुआ भी वही। गौरव के मुंह से पूरी बात भी नहीं निकली थी कि उन्होंने आंखें तरेर कर उसे देखा। फिर जोर से माँ को आवाज़ दी। सुना तुमने? तुम्हारा लाडला विधर्मी लड़की से शादी करना चाहता है। बरखुरदार, कुल जमा 20 की उम्र के हो तुम। और पापा प्लीज़, हर बात को गुस्से से मत सुना करिए। सबा बेहतरीन लड़की है। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मुसलमान है? ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप हैं कि
पापा तमतमाते हुए उसके इतने करीब आए कि उनकी सांसें गौरव को छूने लगीं। फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमेशा की तरह माँ दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। ऐसी बातें तैश में नहीं सुलझाई जाती। बेटा जवान हो गया है, उसकी बात हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। क्यों नहीं, बड़ी समझ आ गई है इसे तो। अगर समझदार होता तो सोचता, अपना भविष्य सोचता, अपनी दोनों कुंवारी बहनों का सोचता, समाज में हमारी इज्जत का सोचता। कहते कहते गौरव के पापा कावेरी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 3 हायर सेकेंडरी स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के एजुकेशन डायरेक्टर गजेंद्र चौहान की सांस फूल गई। छोटी बेटी मौली पानी ले आई। बड़ी बेटी उषा ने चौके में जाकर लगभग जल चुकी सब्जी की कढ़ाई का ढक्कन खोलकर गैस बंद कर दी। सब्जी छौंककर पापा की आवाज़ पर माँ चौके से चली गई थी और बाप बेटे की तकरार में उलझ गई थी। मामला जहाँ के तहाँ अड़ा रहा। गौरव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और शबा को फ़ोन किया। ज़िंदगी को बेहतर शक्ल ना दे पाने की तकलीफ़ ने उसकी आवाज़ रुआसी कर दी थी। मेरा भरोसा टूट गया सबा, पापा ने इनकार कर दिया। इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है सिवाय इस बात के कि हम सब कुछ भूलकर अपनी अलग दुनिया बसा लें। नहीं गौरव, ये तो स्वार्थ हुआ। हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे कभी। हम उनके गुनहगार कहलाएंगे। गुनाह आदमी को कभी जीने नहीं देता। गौरव ने मोबाइल से आती सबा की आवाज़ को चूम लिया, मानो वो अपनी असाधारण महबूबा को इस बहाने सैल्यूट कर रहा हो। दिमाग के वाल्व तेजी से जल उठे। गाढ़े अंधेरे में एक किरण रोशनी की चमकी और चमक उठी गौरव की आंखें। आर्मी ने उसे हमेशा आकर्षित किया है। सरहद पर तैनात आर्मी जवान उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं लगते, जिन्हें किसी बात का मोह नहीं, जान तक का नहीं। उसने मन में संकल्प धारण किया, वो आर्मी ज्वाइन करेगा। पल के उस 1000वें हिस्से की चाहत ने उससे आर्मी का फॉर्म भर कर भिजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इंटरव्यू के बुलावे पर सिर्फ सबा को बताकर इंटरव्यू देने चला गया। सोचा था अन्य नौकरियों के इंटरव्यू की तरह एक आध दिन का ही इंटरव्यू होगा, लेकिन आर्मी आम नहीं, खास है। आग में तप पाएगा या नहीं, इस बात की पूरी तसल्ली कर ली जाती है। हफ्ते भर से ऊपर चला इंटरव्यू। गौरव फिर भी दृढ़ इच्छा शक्ति से डटा रहा। पहले मौखिक, फिर लिखित टेस्ट, फिर इंटेलिजेंट IQ, मनोवैज्ञानिक टेस्ट देने पड़े। ग्रुप इंटरव्यू हुआ कि बंदे में टीम स्पिरिट है भी या नहीं। पूरे ग्रुप को प्रकल्प दिए गए। कई तरह की एक्टिविटीज़ कराई गईं। ग्रुप डिस्कशन हुए, फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला फिज़िकल टेस्ट, जिसमें हर अंग को ठोक बजाकर देखा जाता है, कहीं कोई खामी तो नहीं। आदमी आदमी नहीं रह जाता, घोड़ा बन जाता है। चाबुक पड़ी और दौड़ा, भले सामने खाई हो या पहाड़। और अंत में मेडिकल टेस्ट। गनीमत थी गौरव में कोई ऐब नहीं निकला। वो ऑफिसर्स कैटेगरी की ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है। अब वक्त था सोचने का कि उसका चुनाव होगा या नहीं। चुन लिए जाने पर वो आर्मी में चला जाएगा और सबा यहीं छूट जाएगी। क्या यही था उसका ख्वाब? ये तो उस पर ज़बरदस्ती थोपा हुआ ज़िंदगी का वो मोड़ है जहाँ से वो कालखंड जन्म लेता है, और उस कालखंड को उसे सबा के बिना खुद को भूल कर जीना है। सबा के बिना सब कुछ खाली खाली सा, और इस विराट खालीपन में शून्य में रुकी सांस सा उसका दम घुट रहा है। कितना भयानक है ये एहसास। आज तक वो खुद को इस घर के लिए महत्वपूर्ण समझता था, लेकिन अचानक उसकी चाहत को नकार कर पापा माँ ने उसकी अस्तित्वहीनता उसे समझा दी है, और वो जान गया है कि उसे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने नहीं मिलेगी। माँ पापा की मर्ज़ी में खर्च हुई ज़िंदगी का जमा हासिल भी तो नहीं मिलेगा उसे। वो निरंतर तनाव, दुख और अंदर तक बहते गर्म लावे में कैसे जी पाएगा? कोई तृप्ति, कोई सुख नहीं मिलेगा उसे। खुद को लानत भेजता वो तमाम उम्र भ्रमों में जिएगा, और फिर पाएगा
कि अपनी बेशकीमती उम्र वक्त के बेतरतीबी भरे उलझाव में गुजारने के सिवा कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ। सबा भी बिखर गई थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर पंख फड़फड़ाता जज्बातों का परिंदा गौरव के साथ खुले आसमान में उड़ान भरना ही चाहता था कि उसका दम घोट दिया गया। जज्बातों को घोटना मौत है। नहीं, वो अपने इश्क को मरने नहीं देगी। इश्क तो उसकी निधि है, उसकी इबादत है जिसमें खुदा बसता है। वो इसे संभाल कर रखेगी। जो गौरव सहेगा वो भी सहेगी। समंदर की लहरों के समान जो उठती है गिरती हैं पर समंदर से जुदा नहीं होती। वे समंदर की हैं, इसीलिए तो वो सहता है, वे भी सहती हैं। उससे अलग होना खुशियों का विकल्प नहीं है। खुद पर काबू किया सबा ने। तुम परफेक्ट मैन हो गौरव, ज़रूर सिलेक्शन होगा तुम्हारा, लेकिन इतना कठोर कदम क्यों उठाया तुमने? तुम्हारे और मेरे परिवार की निरर्थक जिद के आगे अपने प्यार को कुर्बान करने से अच्छा है देश के लिए कुर्बान हो जाऊं। सबा अपने इस पागल आशिक के आगे नतमस्तक थी। प्यार की खातिर वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहा है। नहीं, ये जुनूनी इश्क नहीं है, ये यथार्थ की कठोर चट्टानों पर बूंद बूंद ओस से उगी धूप है, जो सूरज का ताप अपने आसपास के चट्टानी माहौल में भी सह जाने की ताब रखती है। सबा हुलस कर गौरव के आलिंगन में समा गई। डबडबाई आंखें उसके सीने में मूंद लीं। तुम मेरी सबा हो, खुदा की नेमत हो तुम। अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। देर तक दोनों की आंखें भीगती रहीं। गौरव ने अपने आंसुओं की लड़ी से सबा की मांग सजा दी। दोनों ने संकल्प लिया, एक दूसरे के ही रहेंगे सदा, तन से भी मन से भी। पथरीले कंटक भरे रास्ते का चुनाव उनका खुद अपना था। मंजिल पाने की चाह नहीं थी। झोंक दिया दोनों ने खुद को उस दुर्गम राहों पर जो ज़िंदगी से जुड़ी नहीं होती। ईश्वर, तुम हो ना। इंटरव्यू में उपयुक्तता की स्वीकृति के बावजूद गौरव बेचैन रहा। ट्रेनिंग की तारीख आते ही सबके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। पापा के तो जैसे हौसले ही पस्त हो गए। तो आर्मी ज्वाइन कर रहे हो तुम? जी पापा, इसे मेरा दृढ़ निश्चय समझिए। पापा के बगल में माँ आकर खड़ी हो गई। और हमारे बारे में क्या सोचा है तुमने? उसमें सोचना क्या है, मुझे तो कहीं दिक्कत नज़र नहीं आती, ना आर्थिक ना हेल्थ संबंधी। चौंक गए दोनों। दिक्कतें होती तो शायद तुम नहीं जाते ना, या फिर भी अपनी उस विधर्मी प्रेमिका के लिए शहीद हो जाते। आहत हुआ गौरव। पापा क्या यही शिक्षा देते हैं अपने विद्यार्थियों को? धर्म, जाति, संप्रदाय की कट्टरता, इससे मनुष्य लहूलुहान है और इसीलिए अपंग हो गया है समाज। अपनी ज़िंदगी के प्रति पापा माँ के ऐसे बेरहमी भरे रुख की वजह से उतनी ही बेरहमी से अपने शैक्षिक कैरियर को तिलांजलि दे गौरव आर्मी की ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। ट्रेनिंग की कठोर दिनचर्या के बावजूद हताश नहीं हुआ था गौरव। जानता था अगर वो मात्र गौरव एक आम नागरिक ही होता तो शायद हालात और कायनात की आंधियाँ उसे चकनाचूर कर भी सकती थीं। लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान उसे इतना तपाया गया। नर्म मुलायम मिट्टी को कूट कर रौंद कर जिस तरह ईंट बनाई जाती है, आवा में लगातार पकाया जाता है, वो ऐसी कठोर चट्टान बन गया कि ज़िंदगी की कोई भी आँच अब उसे पिघला नहीं सकती। वो सिविलियन नहीं है, मिलिट्री मैन है। गुज़रे वक्त को याद करते हुए सोचा। लेफ्टिनेंट गौरव चौहान ने जो आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर रीझ गया था खुद पर। मिलिट्री कट बाल, लगदक वर्दी, कंधों पर चमकते स्टार, चेहरे पर रफ एंड टफ का दमकता तेज। कहाँ गया वो मासूम गौरव जो सबा के बालों की लट फूंक से उड़ाकर उसके गालों पर बिखेर देता था और सबा तुनक जाती थी। जगह जगह की पोस्टिंग में खर्च होती ज़िंदगी। यूं तो वो आग के ठंडे गर्म हालात का अंदाज़ा लगाने की क्षमता रखता था और उससे निपटने का दम खम भी, लेकिन सबा उसकी कमज़ोरी थी। जब भी छुट्टी मिलती वो घर के लिए रवाना हो जाता।
जैसे दिन ढले घोंसले की ओर लौटता पंछी हो। घर अब उसके अनुकूल ढल गया था और विरोध की तमाम परतें पिघल गई थीं। अब पापा गर्व से सबको बताते, गौरव आर्मी में ऑफिसर हो गया है। उसे भर नज़र देख मौली कहती, माँ भैया की नज़र उतारो, क्या लग रहे हो कसम से। माँ झिड़क देती, क्यों नज़र लगाती है मेरे बेटे को। उषा दीदी की शादी में मुश्किल से 2 दिन के लिए ही आ पाया था गौरव। आते ही सबा को फ़ोन लगाया। बार बार लगाने पर भी जब सबा ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो अनिष्ट की आशंका से कांप गया। तुरंत मिलना चाहता था उससे, पर माँ ने घर के कामों में उलझा लिया। आधे घंटे बाद सबा का फ़ोन आया। अरे आ गए तुम? कहाँ थी यार, मेरी तो जान ही सूख गई थी। नहा रही थी। कैसे फ़ौजी हो तुम? घबराना फ़ौजियों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अब लेक्चर मत दो टीचर जी, फटाफट बताओ कितने बजे मिलोगी? शाम को 6 बजे गार्डन में। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। खिलखिलाकर हंसी सबा। गौरव के मन के दरीचे पर चांदनी बिखर गई। शाम को वो फौजी ड्रेस में एक जिम्मेदार ऑफिसर के रूप में सबा के सामने था। सबा मुक्त हो उसे देखती ही रह गई। गौरव ने उसे गले लगाकर उसका चेहरा हथेलियों में भर कर कहा, कैसी हो मेरी मलिका? जैसी तुम छोड़ गए थे। अपनी सुनाओ। ट्रेनिंग, पोस्टिंग, रोमांच से गुजर रहे हो तुम। एक पल को याद आई मेरी? कमाल है, भूलूं तो याद करूँ ना। फिर पलटवार, और मैं तुम्हें? सबा हंसी, फौजी हो ना, वार करने से चूकते नहीं। फिर गहरी सांस भरकर बोली, मैंने बीएड में दाखिला लिया है। अम्मी ने अब शादी के लिए कहना छोड़ दिया है। दुबई में मेरी चाचा जान बहन हैं, बहुत बुलाती हैं मुझे। सोचती हूँ बीएड के बाद दुबई में नौकरी करूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है। मेरी हर सांस तुम्हारी अमानत है। मैं ताउम्र तुम्हारा इंतज़ार करूँगी गौरव। गौरव ने सबा के चेहरे पर ईश्वरीय नूर देखा। उसके कदमों में बिछ जाने का दिल हुआ कि तोड़ डाले सारे बंधन और कुर्बान हो जाए अपनी महबूबा के लिए। पर कुर्बान होने से ज़्यादा चुनौती भरा उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके संग जीना है, और चुनौतियों से खेलना लेफ्टिनेंट गौरव चौहान की आदत में शुमार है। बाद में पापा माँ बहुत पछताए। काश गौरव की बात तब मान जाते तो आज बेटे बहू का सुख उठाते। सबा का गौरव के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर डालना उन्हें गहरे कचोटता। उधर गौरव भी शून्य हो चुका था। उसके लिए बस आर्मी थी और देश के प्रति जिम्मेदारियाँ। गौरव अब आर्मी के सर्वोच्च शिखर पर था। कर्नल का ओहदा उसकी बरसों की मेहनत का नतीजा था। आर्मी में उसका लोकप्रिय होना उसके स्वभाव और व्यक्तित्व और ड्यूटी के प्रति समर्पण के कारण ही था। गौरव की पोस्टिंग भारत पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे संवेदनशील इलाके में हुई थी। दुश्मन की आतंकवादी गतिविधियों से पूरी बटालियन को सचेत किया था गौरव ने। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पेट्रोलियम के दौरान जगह का जायजा लेते हुए गौरव समझ रहा है, कहीं भी डायनामाइट को ऐसे पाटा गया हो कि नज़र ही ना पड़े। इसीलिए शरीर का हर हिस्सा जगाए रखो, हर हिस्से में आंखें जड़ दो। मान कर चलो कि दुश्मन हर ओर से हमें घूर रहा है। छावनी एरिया में आर्मी ऑफिसर्स के घरों से थोड़ा अलग हटकर खूबसूरत रंग रोगन का घर था गौरव का। तीनों ओर ऊंचे ऊंचे दरख्तों से घिरा। दूर दूर तक फौजी कैंप फैला था। सब तरफ से चाक चौबंद परिंदा भी पर मारे तो दिमाग के वाल्व जल उठते हैं। पहरा, सतर्कता। लेकिन शाम होते ही गौरव को ऑफिसर्स और जवानों में फ़र्क रखना बिल्कुल पसंद नहीं। वो सबके संग दोस्ताना व्यवहार रखता है। देर रात तक शराब, गाने, चुटकुले, ठहाके, मेस में पकते भोजन की महक दूर पहाड़ियों पर बसे गांवों के बीच हैरत भी जगाती, उत्सुकता भी, और शायद ऐसी रंगीन रातों को लेकर ईर्ष्या भाव भी। वे नहीं जानते फौजी जीवन जान हथेली पर और कफन सिर पर बांध कर चलने का सौदा है। भूल जाना पड़ता है कि फौजी भी इंसान है। ऐसे में अगर चंद लम्हे छोटी छोटी खुशियां बटोर कर वे जी लेते हैं
अगर गौरव सबा की याद में डूब जाता है, और डूब जाना ही एक विकल्प है, आवाज़ वो उसकी सुन नहीं सकता। इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता, दूसरे सतर्कता भी बरतनी पड़ती है। इकबाल मध्यम सुरों में माउथ ऑर्गन बजा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर सूफी भाव तैर रहा था। क्यों इकबाल, लद्दाख की वो रात याद आ रही है? गौरव ने चुटकी दी। सर, इकबाल ने होठों पर से माउथ ऑर्गन हटाया और अपनी जगह सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। सब उत्सुकता से गौरव का चेहरा ताकने लगे। बाहर गहरा अंधेरा था। पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते हवा को मुखर कर रहे थे। बताइए न सर। गौरव सुरूर में था। 2 पैग ले चुका था, तीसरा हाथ में था। इकबाल के लिए तो वो जश्न की रात थी। दिन भर सारे फौजी जवान खरदुल्ला टॉप पर थे और सियाचिन में फौजी कैंपों के लिए 6 महीने की रसद भरकर भेजे जा रहे टंकरोची जांच परख कर रहे थे। पहियों को चेन से बांध रहे थे ताकि बर्फ़ की फिसलन में भी वे सही सलामत पहुंच जाएं। -5 डिग्री तापमान में जितना शरीर का वजन नहीं, उससे 2 गुना ऊनी लबादों का वजन। खरदुल्ला टॉप से उतरते उतरते शाम घिर आई। मौसम के मिजाज बिगड़ गए। वहीं वैली में टेंट लगाना पड़ा। नबरा गांव नज़दीक था। हम सब टेंट में पुआल के बिस्तर में घुसे हुए थे। शराब और जलते अलाव ने कपकपाते मौसम को पछाड़ना शुरू ही किया था कि देखते हैं कि इकबाल कंबल ओढ़े एक लड़की के साथ चला आ रहा है। लड़की के हाथ में रोटियों से भरी टोकरी और शोरबेदार गोश्त का बर्तन था। वो पहाड़ी लड़की इकबाल के संग लद्दाखी भाषा में बात करती जा रही थी और हम सबको खाना भी परोस रही थी। खाना लजीज लेकिन ठंडा था। थकान, शराब और भोजन की वजह से सबकी आंखें मूंदी जा रही थीं, मेरी भी। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद लालटेन की रोशनी के कारण मेरी नींद खुल गई। लालटेन की बत्ती कम करने मैं खुद ही उठा तो देखता क्या हूँ, इकबाल और लड़की एक ही कंबल। सर प्लीज़, वो मेरी इकबाल के हकलाने पर सभी ने जोरदार ठहाका लगाया। हमने कुछ कहा क्या? मियाँ इकबाल अपनी सफाई क्यों दे रहे हैं? तब तक मेस से खाना आ चुका था। आर्मी के 45 वर्षों के दौरान दिल में बहू देखने, पोते पोती खिलाने की हसरत लिए माँ चल बसी। अंतिम दिनों में तो वे सो भी नहीं पाती थीं। हमारा तो कोई नाम लेवा भी नहीं। एक बेटा, वो भी बिन ब्याहा, नज़रों से कोसों दूर। पापा समझाते, ऐसा मान लो ना कि वो विदेश में है। विदेश गए बच्चों के माँ बाप भी तो अकेले बुढ़ापा काटते हैं। माँ के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे। मौली की शादी के बाद उन्होंने खुद को अपनी तन्हाइयों में समेट लिया था। अब किसी औरत को तोड़ने की शक्ति उनमें न थी। गौरव इस बात से वाकिफ़ था। नौकरी के दौरान उसने माँ पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। अपने भरोसेमंद इकबाल और खुशवंत को वो उनकी सेवा टहल के लिए भेजता रहता था। लेकिन पापा की तन्हाई का क्या करे? खुद को भी तो उसने उनकी जिद की वजह से तन्हा कर लिया था। खुद भी कहाँ जी पाया पूरी ज़िंदगी। आधी अधूरी ज़िंदगी के संग सिमट कर रह गया उसका वजूद सरहदों तक। सबा ने भी अपने आसपास एक जाल बुन लिया था जिसमें वो सदा के लिए कैद हो गई थी। वो आखिरी ऑफिशियल छुट्टी थी जब वो घर आया था। अब वो रिटायर होने वाला था। 55 वर्षीय गौरव चौहान 35 वर्ष आर्मी में बिताकर तप कर कुंदन हो गया था। सबा 6 साल दुबई में बिताकर लौट आई थी। हाँ, यही तय हुआ था दोनों के बीच कि वे महाराष्ट्र के अविकसित इलाके में सैनिक नगर बसाएंगे, जहां शहीदों की विधवाओं को बहुत सस्ते में घर, नौकरी और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मिलकर एक संस्था की स्थापना करेंगे और इन सारे कामों की जिम्मेवारी उठाएंगे। दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट तैयार किया। तय हुआ कि सैनिक नगर में ही एक शानदार कोठी बनेगी जिसके एक हिस्से में सबा रहेगी, उस दूसरे में पापा के साथ गौरव। घर बेचने के लिए स्टेट एजेंट को फ़ोन भी कर दिया। सुनकर पापा का दिल टूट गया। इस घर को मेरे लिए रहने दो। इस घर के कोने कोने में तुम्हारी माँ बसी है।
बुढ़ापे में मुझे क्यों उनसे दूर कर रहे हो? ओके रिलैक्स, नहीं बेचेंगे, आप इत्मीनान रखिए। लेकिन उन्होंने इत्मीनान नहीं रखा। जाने कौन सी बात चुभ गई थी उन्हें कि गौरव की छुट्टियों के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली। और जब कर्नल गौरव चौहान रिटायर होकर लौटे तो उजड़ चुके घर में उनका रह पाना कठिन हो गया। सबा इन दिनों दिल्ली में थी। फ़ोन पर बताया, भाईजान के घर रहूँगी कुछ दिन, अम्मी भी साथ में हैं। तुम इत्मीनान से सैनिक नगर वाले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दो, मुझे वक्त लगेगा। तुम्हारे बिना कैसे सबा? हमेशा के लिए आर्मी को अलविदा कहकर आया हूँ। सिविलियन लाइफ को अपनाते थोड़ा वक्त तो लगेगा। मेरे कर्नल, वक्त दे कहाँ रही है ज़िंदगी? मैं भूमि पूजन में शामिल होना चाहती हूँ। गौरव चौंका। बताओ, क्यों कह रही हो ऐसा? तुम छुपा रही हो कुछ मुझसे? सबा की हंसी में वो खनक नहीं थी। क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। 15 दिन से बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। भाईजान भाभी रख रहे हैं ना खबर मेरी? शाम की फ़्लाइट से आ रहा हूँ, उसने उतावला होकर कहा और फ़ोन रख दिया। ये सबा को क्या हुआ? सफ़ेद चेहरा, आँखों के नीचे काले घेरे, सिर पर वो रेशमी घने बालों की खूबसूरती की जगह उजड़ापन। कट कर रह गया गौरव। अस्पताल में तब भाभी भर थीं। गौरव ने परवाह नहीं की। सबा को सीने से लगाकर रो पड़ा गौरव। कर्नल गौरव चौहान, जिन्होंने जंग के दौरान कितने ही जवानों का लहू बहते देखा है, अंग भंग हुए शरीरों को देखा है, धीरे धीरे दिल की धड़कनें बंद होते देखा है, नहीं काबू कर पाया सबा का गौरव उस शाम खुद को। रिपोर्ट्स दिखाइए भाभी, कैंसर की आखिरी स्टेज। तड़प उठा गौरव। ये क्या कर डाला ईश्वर? मैं रहूँगी, जिंदा रहूँगी गौरव। अपने सैनिक नगर को बसते देखूँगी, शहीदों के बच्चों को पढ़ाऊँगी, हमारी कोठी के बगीचे में रात रानी फूलेगी और तुम्हारा मनपसंद मोगरा भी। गौरव ने अपनी थरथराती उंगली उसके होठों पर रख दी। डबडबाई आँखों में न जाने कितने बादल घुमड़ आए। हाँ, सब कुछ करेंगे हम, है ना भाभी? उसने भाभी की ओर देखा। अविरल अश्रुधारा वहाँ भी थी। बीत चुके वक्त को लौटा पाना नामुमकिन था। सब कुछ खो चुकी थी सबा और गौरव ने सैनिक नगर बसाने में जी जान लगा दिया। डॉक्टरों के मुताबिक सबा की ज़िंदगी का कुल 1 माह बचा था और गौरव को भूमि पूजन की उसकी इच्छा पूरी करनी थी। सैनिक नगर के लिए टीम जुटाकर वो अपने प्रोजेक्ट को साकार करने की धुन में जुट गया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता है, वरना ज़िंदगी की सोच मखमली होती। गौरव खुद नहीं जानता कि आखिर ज़िंदगी ने उसे इस तरह छला क्यों वो सरहद से ज़िंदा लौटा। लेकिन मौत मुकर्रर समय में ही आती है, यानी कि मौत भी छलती रही उसे। न जाने कौन सी स्याही से सबा और गौरव ने जुदा जुदा रहकर भी संग जीने का वादा लिखा था कि वाक्य मिटा भी नहीं और दिखा भी नहीं। 15 साल बीत गए, सबा अब नहीं है। भूमि पूजन के हफ्ते भर बाद सबा चल बसी और सबा के साथ गौरव भी। अब जिंदा है तो कर्नल ने सैनिक नगर का सबा का सपना पूरा किया। कोठी भी बनी, मोगरा भी महका और रात रानी भी। है कोई मुकाबला इस प्यार का? मिटा पाए क्या मज़हब के रखवाले इस प्यार को? अचानक इकबाल चीख पड़ा, सर क्या हुआ आपको? सब स्तब्ध थे। गौरव के दोनों हाथ खिड़की की चौखट पकड़े थे और सिर बाहर की तरफ झूल रहा था। आंखें आसमान में कुछ खोजती सी। निश्चय ही सबा को आर्मी के डॉक्टर ने उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी। मृत्यु जो बिना आहट आई और प्रेम के परिंदे को ले उड़ी उस पार प्रिय तुम हो। ये थी संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी उस पार प्रिय तुम हो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।